जय हिंद साथियों, आज की ये वीडियो आपको बता देगी कि एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही साथियों मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। सबसे पहले 40 सवाल देखेंगे जीके प्लस करंट अफेयर के, और अगर आपने साथियों इन 40 सवालों में से 18 से 19 सवाल कर दिए तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी आने वाली शिफ्ट में सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर इतने सवाल साथियों आप नहीं कर पाते हैं तो मेरा मानना है कि दिक्कत का सामना आपको साथियों कर सकता है एनटीपीसी के एग्जाम में। तो ये वीडियो साथियों आपको बता देगी कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। तो साथियों शुरू के 40 सवालों में से लगभग 18 सवाल आपको बिल्कुल सही करने की कोशिश करना है, और जीके होगी, जीएस होगी, करंट अफेयर होगी, उसके बाद साथियों रीजनिंग देखेंगे और मैथ देखेंगे। तो बने रहिएगा साथियों अंत तक इस वीडियो में अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके भारत कोकिला किसे कहा जाता है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं लता मंगेशकर की, लता मंगेशकर साथियों स्वर कोकिला कहा जाता है। इंदिरा गांधी की अगर बात करें लौह महिला कहा जाता है ना। लेकिन साथियों यहां पर भारत कोकिला की जब हम बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था साथियों राष्ट्रपिता, किसको? महात्मा गांधी जी को। अगला देखिए देशबंधु किसे कहा जाता है। तो देशबंधु साथियों आप लोग याद रखेंगे चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या कहा। तो गांधी जी ने पता क्या कहा था? गुरुदेव कहा था, यानी कि गुरुदेव की उपाधि दी थी गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद देखिए करके संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। साथियों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। साथियों आप ये कोशिश करिए कि मुझसे पहले आप लोग आंसर तक पहुंच जाए, यानी कि आंसर आप अपने मनोमस्तिष्क में सोच ले कि भाई ये आंसर हो सकता है, उसके बाद मैं आंसर दूं, यानी कि मुझसे तेज आपकी रफ्तार होना चाहिए। करके संविधान का जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए करके कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक के बारे में साथियों अनुच्छेद 110 बतलाता है। अगला देखिए करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो ये तो भारत की नागरिकता से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए करके यूरोप का प्रमुख मछुआवाही क्षेत्र यानी कि डांगर बैंक ये कहां पर स्थित है। तो साथियों ये तो उत्तरी सागर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो मैं कहूंगा ये तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल कह रहे कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है। तो ये साथियों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। कहां? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की फाइनेंशियल ईयर होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो किसकी बात चल रही है साथियों? धौलावीरा की बात चल रही है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और ये कहां पर है साथियों? ये गुजरात में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। उसके बाद देखिए करके त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या हिंदू धर्म से। तो आपको ये ध्यान रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो किसकी बात चल रही है साथियों? कन्नौज की बात चल रही है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए कह रहे कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक यानी कि बुलंद दरवाजा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल साथियों, लेकिन यूपी के मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है साथियों बुलंद दरवाजा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। तो भारत में सबसे पहली जनगणना की अगर बात करें 1872 में की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए, है ना। 1872 में किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। अच्छा, नियमित जनगणना जो की गई थी वो 1881 में की गई थी, और ये किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अच्छा, जो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी ये साथियों कौन से नंबर की जनगणना थी? ये 15वीं नंबर की जनगणना थी। अगर स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी आपसे पूछे तो 7वीं जनगणना थी। तो ये तीनों चारों बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो साथियों डलहौजी था क्या? बिल्कुल साथियों डलहौजी ही हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे। कह रहे कि कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वर्ष 1905 में
बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय साथियों पता कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ही तो थे। उसके बाद देखिए करके ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आजादी पार्क नाम दिया गया है, ये कहां पर स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों ये तो मेरठ में स्थित है। सही जवाब आपका डी होगा। कह के स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई पड़ता है? जो स्वच्छ आकाश का आपको नीला रंग दिखाता है तो ये प्रकाश के विवर्तन या प्रकाश के बिखरने या प्रकाश का परिवर्तन या अपवर्तन, मैं कहूंगा प्रकाश का बिखरने की वजह से स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। इसको प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए करके किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो मैं कहूंगा हीरा की अगर बात करें तो हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत सारे लड़के और लड़कियां साथियों एनटीपीसी एग्जाम 2025 जो होने वाला है, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते तो बहुत सारे बच्चे लोग साथियों इन पीडीएफ को पढ़ चुके हैं और अपने एग्जाम को साथियों वो लोग क्रैक कर लेंगे। तो मैं कहूंगा आप भी अगर अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आपकी तैयारी कमजोर है, आपको ऐसा लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इन पीडीएफ को पढ़कर साथियों आपका सिलेक्शन मैं कहूंगा हो जाएगा बहुत आराम से। पहले पेपर में आपको पहली पीडीएफ में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ हल सही दिए जा रहे हैं। इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स होगी। उसके अलावा साथियों एनटीपीसी की आपको कुछ शिफ्ट दी जा रही है प्रीवियस ईयर की, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें से सवाल जरूर बनेंगे, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी एग्जाम है उसके पुराने पेपर में से डिक्टो सवाल उठाए जाते हैं। 50 सवाल उठाए जाएंगे आपके 100 में से यहां से। तो अगर आप इस पीडीएफ को देख लेते हैं तो 50% कंटेंट यहां से तैयार हो जाएगा और कुछ नहीं 20 से 30% कंटेंट आपका यहां से तैयार हो जाएगा। और तीसरी पीडीएफ में आपको दिया जा रहा है 2024-25 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, है ना। तो करंट अफेयर के भी साथियों कुछ नहीं 8 से 10 सवाल तो देखे जाएंगे, है ना। उसके अलावा साथियों विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, वो भी आपको दी जा रही है। तो साथियों ये तीनों पीडीएफ, चारों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको साथियों एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड पर 45 का जब आप पेमेंट करोगे ना तो ये चारों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। मैं कहूंगा साथियों अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन पीडीएफ को एक बार देखकर जरूर जाएंगे। भले आपका एग्जाम 2 घंटे बाद हो, 4 घंटे बाद हो या कुछ दिन बाद हो, इन पीडीएफ को अगर आप देख लेते हैं तो आपका ये पेपर बड़े आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर ले जरूर लीजिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया करके प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन की अगर बात करें, गोल्डस्टीन ने ही साथियों प्रोटॉन की खोज की थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो ये साथियों उसके भोजन के संरक्षण के लिए मिलाया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके निम्नलिखित विटामिन में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा विटामिन डी की बात चल रही है। बिल्कुल साथियों विटामिन डी की बात ही चल रही है। अगला सवाल करके वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं साथियों मुझे बता दीजिए। तो वसा में ऐसे करके ट्रिक से आप लोग याद रखें, कीड़ा है ना, कीड़ा जो होता है ये वसा में घुलनशील है। बाकी बी और सी ये साथियों जल में घुलनशील विटामिन है। तो कीड़ा कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है साथियों ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है। साथियों अगर क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक बार लाइक वाला बटन आप लोग दबा देंगे, आपकी मेहरबानी होगी साथियों। कह रहे कि किस तत्व की कमी से घेंगा नामक रोग होता है? तो घेंगा नामक रोग की अगर बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। और कंप्यूटर प्रणाली में इनमें से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस क्या है साथियों? इनपुट डिवाइस की अगर बात करें, देखिए जो हमें चीजें बाहर की तरफ शो करती हैं, जैसे कि मॉनिटर है बाहर की तरफ चीजें दिखाता है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, है ना। अगर बात करते हैं साथियों मॉनिटर हो गया, या स्पीकर की अगर बात करें, ये भी ध्वनि जो देता है ना ये बाहर की तरफ देता है, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि माउस हो गया, ये अंदर की तरफ इंस्ट्रक्शन ले जाता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, ये अंदर की तरफ इंस्ट्रक्शन ले जाता है, ये साथियों आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग साथियों याद रखें। अब जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर हमें कुछ छाप के बाहर की तरफ चीजें देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका साथियों एक तरीके से आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्कैनर की अगर बात करें, ये भी आपका साथियों इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे
कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में निकलती है? तो ये तो साथियों महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो किस झील की बात चल रही है साथियों? चिल्का झील की बात चल रही है। ये कहां पर स्थित है साथियों? ये ओडिशा में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की है? तो आप अगर चाहते हैं कि करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आप लोग देख लीजिए, तो देख लीजिए इन सवालों को। तकरीबन 10 सवाल मैं कराऊंगा अब आपको करंट अफेयर से। 31 से लेकर 40 तक करंट अफेयर के सवाल होंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स के सवाल होंगे। तो कह रहे कि किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की है? तो मैं कहूंगा ये काम साथियों तेलंगाना राज्य ने किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ये भारत की यात्रा पर है? तो ये साथियों चिली देश के राष्ट्रपति हैं और ये भी हाल फिलहाल में गैब्रियल बोरिक ये भारत की यात्रा पर आए हैं। उसके बाद देखिए करके कौन पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? मैं कहूंगा बिहार राज्य पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। और किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में आज है ऐसी संभावना है। तो निधि तिवारी का नाम आप लोग याद रखेंगे। निधि तिवारी जी को ही साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया और ये महिला हैं। अगला सवाल है करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है ये साथियों कहां पर किया है? तो ये कहां पर किया है? ये नई दिल्ली में किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उगादी पुरस्कार से साथियों मायना स्वामी को सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि चैरा ओबा उत्सव ये कहां पर मनाया गया है? तो ये साथियों पता असम त्रिपुरा नहीं है, मणिपुर में मनाया गया है चैरा ओबा उत्सव। अगला सवाल है कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है? तो साथियों इसकी आधारशिला कहां पर रखी है नरेंद्र मोदी साहब ने? नागपुर में रखी है। तो नागपुर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रहा है? तो कौन सी सर्विस शुरू करने जा रहा है साथियों? सहकार टैक्सी नाम की ये सर्विस शुरू करने जा रहा है साथियों केंद्र सरकार। उसके बाद देखिए करके किसे मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें सुनील कक्कड़ इनका नाम है और सुनील कक्कड़ को ही मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं साथियों और उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई, 40 के बाद 41 आना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। देखिए पहला सवाल है रीजनिंग का करके गणित भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच जो सही आरेख बनता है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए गणित एक अलग सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है और रसायन विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है, किसी का किसी से संबंध ना के बराबर है। तो मैं कहूंगा कुछ ऐसा आरेख बनेगा और ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल साथियों देखिए आपके एग्जाम में जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे ना उन सभी टॉपिक को साथियों में करवा रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से। तो कथन आपके सामने है, दो निष्कर्ष आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है तो कुछ चूहे खरगोश है यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए? ये चूहे हो गए है ना, और कुछ चूहे यानी कि इतने चूहे क्या हो गए? इतने चूहे साथियों खरगोश हो गए। फिर के सभी खरगोश गाजर हैं, ये सभी के सभी साथियों खरगोश क्या हैं? गाजर हैं, ठीक है। करके कुछ गाजर संतरे, मान लेते इतने गाजर क्या है साथियों? इतने गाजर संतरे आपके हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। कह रहे कि कुछ चूहे गाजर है, कुछ चूहे गाजर हैं। देखिए गाजर ये है, गाजर ये है, ये भी तो गाजर है ना, तो कुछ चूहे गाजर है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ खरगोश संतरे हैं, तो खरगोश साथियों ये है, संतरे ये है, कहाँ कुछ खरगोश संतरे हो पा रहे हैं? तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि आपका जो जाएगा वो केवल एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल को देखिए क्या कहा जा रहा है जरा। कह रहे कि व्रत विवाहित पुरुषों को दर्शाता है, यानी कि जो व्रत है ना साथियों ये विवाहित पुरुषों को बताता है। यानी कि व्रत में जो नंबर है जिसके 4, 7, 2, 6 ये विवाहित पुरुष हैं। यानी कि त्रिकोण की अगर बात करें तो ये साथियों कामगारों को दर्शाता है और जो आयत है वो वयस्कों को दर्शाता है। आयत की अगर बात करें तो ये साथियों वयस्कों को यहाँ पर दर्शाता है। तो कहा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है? विवाहित पुरुष क्या है? विवाहित पुरुष ये है, यानी कि विवाहित पुरुषों को
विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है जो केवल वयस्क हैं, यानी कि जो केवल वयस्क हैं। आंसर इसमें से और इसमें से होना चाहिए, ट्रायंगल में से आंसर क्या अगर बात करें, चलिए देखिए ट्रायंगल में से आंसर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो यहां पर विवाहित पुरुष 7 है और वयस्क भी है, तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। और 7 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल देखिए आपके सामने है करके 343 से जैसे यहाँ पर 1300 है ना 1331 बनाया गया है, उसी प्रकार 729 से साथियों क्या बनाया जा सकता है? फटाफट आप लोग यहाँ पर बता दिए। देखिए 1339 को जानते हैं आप, अच्छे तरीके से जानते होंगे मेरा हिसाब किताब से। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा साथियों ये नंबर। देखिए 343 जो होता है ना वो 7 का क्यूब होता है, तो जब ये 7 का क्यूब है तो ये भी किसी नंबर का क्यूब होगा। ये साथियों 11 का क्यूब है। अच्छा 729 का क्यूब है, बिल्कुल साथियों ये 9 का क्यूब है। तो अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा? यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों? 4 बढ़ाया गया है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी 4 बढ़ाएंगे। तो जब इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 का क्यूब कितना होता है साथियों? 2197 होता है। क्या 2197 कहीं पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद देखिए साथियों नंबर सीरीज का ये सवाल है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 132 है, उसके बाद 109 है ना, उसके बाद साथियों 90 है, और उसके बाद 73 है, और उसके बाद 60 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है? ये कुल मिला के आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए 132 से 9 हुआ है तो पता कितना घटाया गया? लगभग साथियों 23 घटाया गया है। 109 से 90 हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर 19 घटाया गया है। और 90 से 73 हुआ है 7 और 10 17 घटाया गया है। और 73 से 60 हुआ है साथियों यहाँ पर 13 घटाया गया है। तो यहाँ पर कितना घटाया जाएगा? देखिए 23 से 19 हुआ है ना, 23 से 19 हुआ है, 19 से 17 हुआ है, 17 से 23 हुआ है। देखिए इसमें कितना घटाया गया? 4। इसमें कितना घटाया गया? 2। इसमें कितना घटाया गया साथियों? 4। अब इसमें कितना घटाया जाएगा? 2, यानी कि 13 में अगर 2 घटाते हैं तो 11 आ जाएगा। तो कुल मिला के 60 में से आपको 11 घटाना होगा तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 कहाँ पर है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि J11 से L13 हो गया है, N15 हो गया है, P17 हो गया है। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा और कौन सा लेटर आएगा। अब आप देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे ना साथियों, जैसे कि 11 से 13 हुआ है, 13 से 15, 15 से 17, तो 17 से साथियों 19 हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल। J से L हुआ है, 2 बड़ा है, फिर यहाँ पर 2 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, तो 2 बढ़ेगा। यहाँ पर कितना साथियों हो जाएगा? अच्छा ये 2 बार है मतलब, चलिए तो P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, तो R 19 कहां पर लिखा हुआ है? R 19 साथियों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अच्छा इसमें अगर आप जोड़ोगे तो T भी आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। यानी कि 2 ग्रुप हमें मिल गए हैं, R 19 वाला और T 21 वाला। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे कि SUN को लिखा जाता है RTTVMO, JOB को लिखा जा सकता है IKNPAC, तो PIE को क्या लिखा जा सकता है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए आपको नहीं लग रहा साथियों कि ये S लिखा हुआ है, S से पहले R आता है और S के बाद T आता है। ये लिखा हुआ U, आपको नहीं लग रहा कि U से पहले T आता है, U के बाद V आता है। ये लिखा हुआ है N, N से पहले M आता है और इनके बाद O आता है। क्या यहाँ पर भी वही लफड़ा है? बिल्कुल साथियों वही लफड़ा है। तो यहाँ पर भी वही लफड़ा लगाएंगे। तो P से पहले अगर बात करें साथियों क्या आता है? O आता है। और P के बाद क्या आता है? Q आता है। तो OQ कहाँ पर लिखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। I से पहले क्या आता है? H, और I के बाद क्या आता है? J। E से पहले क्या आता है? T, और E के बाद क्या आता है? F। तो कुल मिला के आंसर जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों डायरेक्शन वाला ये सवाल है। इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मेरा मानना है सही आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। चलिए यानी कि श्री पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, तो जैसा जैसा कह रहा है साथियों वैसा वैसा हम करते जाएंगे। वो उसका मुंह जो है ना वो पूर्व की तरफ है। कहने के वह बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मुंह तो उसका साथियों इधर को है, लेकिन वो इधर को साथियों जाता है, यानी कि बाएं तरफ जाएगा तो इधर जाएगा और 5 किलोमीटर जाता है। देखिए अगर नंबर हम ना लिखे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वैसे लिख लेते हैं साथियों, क्या पता काम आ जाए। कहने के बिंदु ए तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, बिंदु ए तक साथियों ये यहाँ पर पहुंच गया।
उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो बाएं मुड़ता और 4 जाता है, बाएं मुड़ता है साथियों और 4 किलोमीटर जाता है, और फिर बी तक पहुंचता है वो, और फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 3 जाता है, दाएं मुड़ गया 3 चला गया और सी तक पहुंच गया, और साथियों फिर दाएं मुड़ता है और 10 चलता है। अब देखिए 10 चलेगा ना, तो 10 की अगर बात करें तकरीबन यहाँ तक पहुंच जाएगा, और 10 किलोमीटर बिंदु डी तक पहुंच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे डी पर अब श्री जेड का मुंह किस दिशा में है, तो साथियों अब उसका मुंह किस दिशा में होगा, इस दिशा में ही तो होगा, और ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व होती है। तो पूर्व कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर। कह रहे कि संदीप घड़ी पहनता है, 6 PM यानी कि शाम के 6 बज रहे हैं, पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ही तो होगी साथियों, ये 6 बज गया, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। जब 6 बजता है तो घंटे वाली सुई ये होती है और मिनट वाली सुई ये होती है। ये दिशा कहलाई जाती है उत्तर, ये दिशा कहलाई जाती है पूर्व, और ये दिशा कहलाई जाती है दक्षिण, और ये दिशा कहलाई जाती है पश्चिम। कह रहे कि 6 बजे है और मिनट वाली सुई उत्तर की तरफ है, ठीक है। कह रहे घंटे वाली सुई की किस दिशा में हो, घंटे वाली सुई की दिशा दक्षिण होगी, तो दक्षिण होगी, दक्षिण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि इनमें से एकदम भिन्न को चुनिए, यानी कि आपके सामने गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर का नाम लिखा हो, आपको सबसे अलग बताना है कि इनमें से सबसे अब भिन्न साथियों कौन सा होगा, ये कुल मिला के आपको यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर, ये अभी सब मौजूद हैं पृथ्वी पर, ये भी साथियों मौजूद है, लेकिन डायनासोर मौजूद नहीं है। तो सबसे अलग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डायनासोर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि युक्ता विमला की बेटी है, महक विमला के भाई की बेटी है, तो महक और युक्ता आपस में कौन होंगी। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। युक्ता विमला की बेटी है, तो विमला मान लीजिए साथियों, विमला ये है, विमला की बेटी कौन हो गई, विमला की बेटी साथियों युक्ता हो गई, ठीक है, विमला की बेटी युक्ता हो गई। और कह रहे कि महक विमला के भाई की बेटी है, महक जो है ना विमला का भाई कौन हो गया साथियों, ये हो गया, विमला का भाई कौन हो गया, है ना, विमला के भाई, मान लीजिए विमला का भाई ये हो गया, विमला के भाई की बेटी कौन हो गई साथियों, यहाँ पर महक हो गई। तो कह रहे कि महक और युक्ति ये आपस में कौन होगी, तो ये तो आपस में साथियों बहन ही तो होंगी, है ना, तो बहन होंगी। बहन कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचय कराता है, तो एक्स वाई का कौन हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक्स जो बंदा है ना, ये अपने दोस्तों से कहता है, किसी को दिखाता है, किसको दिखाता है, अपने एकमात्र पुत्र, जो इसका साथियों पुत्र है ना, इसका जो पुत्र है, इस पुत्र की पत्नी, इस पुत्र की पत्नी इसकी कौन होगी, बहू हो गई, इस बहू के बेटे को, यानी कि अपने बेटे के बेटे को दिखाता है ना, अपने दोस्तों को दिखाता है, किसको, अपने बेटे के बेटे को दिखाता है। तो एक्स वाई का कौन होगा, मैं कहूंगा साथियों वाई क्या कहेगा, एक्स को दादा कहेगा, दादा कहेगा, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों, और आप लोग मुझे बता दीजिए आपका सही जवाब क्या हो सकता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सभी चूहे किताबें, डायरेक्शन वो सवाल है साथियों, कथन निष्कर्ष वाला, ध्यान दीजिएगा, कहने के सभी चूहे किताबें हैं, तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा साथियों यहाँ पर आप लोग करते जाइए। तो मान लेते साथियों ये क्या हो गए, चूहे हो गए, और सभी चूहे किताबें हैं, मान लीजिए साथियों ये सभी चूहे क्या हो गए, किताबें हो गए। और उसके बाद लिखा है सभी चूहे माउस हैं, ये सभी चूहे साथियों क्या है, माइस भी हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि कुछ किताबें माइस हैं, अब जैसा जैसा कहा जाए ना साथियों वैसा वैसा आपको यहाँ पर करते जाना होगा। चलिए भाई, कहने के कुछ किताबें माइज हैं, कुछ किताबें माइज हैं, बिल्कुल इतनी किताबें माइज हैं, ये सही हो जाएगा। सभी किताबें माइज हैं, सभी किताबें माइज नहीं होंगी, इतनी किताबें माइज नहीं होंगी, गलत हो जाएगा। कुछ माउस चूहे नहीं हैं, कुछ माइज चूहे नहीं है, इतने माइज जो है ना चूहे नहीं है, लेकिन कुछ माइज चूहे हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा, पहला और तीसरा आपका सही है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो अब साथियों यहाँ पर आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन को देख लीजिए। यानी कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए
मैथ्स का सवाल है और ये सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस सवाल को मैं आपको सूत्र के माध्यम से कराऊंगा। कभी भी अगर ये हाथ मिलाने वाला सवाल आ जाए ना, तो आपको सूत्र याद रखना है n(n-1/2)। ये n क्या होगा, n साथियों यहाँ पर जितने व्यक्ति होंगे तो n 40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 40 ब्रैकेट में 40 - 1/2, 2 से कट होगा तो ये 20 आ जाएगा, यानी कि 20 × 39 आपका कितना हो जाएगा, तो यहां पर अगर बात करें 780 हो जाएगा और 780 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, अगला सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहने के 208, ये पता क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साथियों 208 सही 4/5, ये लिखा हुआ है ना। चलिए उसके बाद साथियों ये लिखा हुआ है 23 सही 1/2। मतलब इतनी लंबाई की एक छड़ को इतनी लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी। ये सेम वैसा ही है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 मान ले और यहाँ पर हम 5 मान ले, यानी कि साथियों 10 लंबाई की छड़ है, इसको 5 लंबाई के अगर टुकड़ों में काटा जाएगा तो कितनी छड़ निकलेगी, इसको भाग देना होगा, 2 छड़े निकलेंगे। तो इसी प्रकार इसको भी हमें भाग देना होगा। अब सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं कि 5 की 208 से गुणा करोगे तो 208 × 5 कितना हो जाएगा, 1040 हो जाएगा, है ना। 1040 और 4 कितना हो जाएगा, 1044 हो जाएगा। 1044/5 आ गया। अब अच्छा इसको भी एक बार देख लो, 23 × 46, 46/46 और 1 45, 45 यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर 5 है साथियों, है ना। सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर एक बार करेक्शन कर लेंगे 5। 23 पंजों की अगर बात करें साथियों, 23 पंजे आपके कितने हो जाएंगे, 23 × 5 115 और एक 116/5 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको इन दोनों की साथियों भाग देना है। भाग कैसे देंगे, 1044/5 और साथियों भाग 116, ये 5 आ जाएगा। तो कुल मिला कि ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए कभी भी ये भाग होना, इसको गुणा में आप बदल लो, जैसे कि 1040/5 आ जाएगी। अब ये भाग है ना, इसको गुणा में बदलो, लेकिन शर्त ये रहेगी इसकी उल्टा पलटी हो जाएगी, यानी कि 116/5 है ना साथियों, तो 5/116 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर साथियों हम लोग कट करें ना, 2 से कट करें तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इसको कट करिए, 2 पंजे 10 हो गया, है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। और कट करे, देखिए क्या ये कट हो रहा है पूरा। अगर 58 की गुणा 10 से करते हैं तो 580 आता है। तो जरा थोड़ा सा इससे कम से गुणा करो। इसकी गुणा अगर आप देखिए 8 से गुणा करोगे तो 8 8 64 आता है, अंत में 4 आना चाहिए, है ना। अगर इसकी गुणा साथियों 9 से करोगे तो 9 अट्ठे 72, अंत में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 58 नीम होते होंगे 522। 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 पंजे 45 और साथियों 52 हो गया। बिल्कुल साथियों 58 एकम 58, 58 नीम 522। तो 9 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है। इस सवाल को साथों देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहे कि 4 घंटियां हैं 16, 24, 36, 42 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे आखिरी बार 6 बजे प्रातः काल एक साथ बजी हों तो वे अगले कितने मिनट के पश्चात वे एक साथ दोबारा बजेंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करें ना, तो आपको साथियों यहाँ पर क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। 16, 24, 36 और साथियों 42 का आपको एलसीएम निकालना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको साथियों इसका देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिए 2 से अगर कट करेंगे ना तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, 21 का 21 रहेगा। 2 से कट करें तो 2 दूना 4, 2 तीन 6, 9 का 9, 21 का 21। अब देखिए 2 से कट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तीन 9, 3 सत्ते 21। अब एक बार 3 से कट होगा और एक बार सातों 7 से कट होगा। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तीन 48, 48 की गुणा 21 से करा लीजिए। तो 48 की गुणा 21 से हम करा लेते हैं तो 48 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और साथ ही यहाँ पर 96 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 8 आ गया, 10 आ गया, यानी कि 1008 आ गया। तो मैं कहूंगा कि अगर 4 घंटियां 16 सेकंड
सॉरी 16 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, और अगर वे आखिरी बार 6 बजे प्रातःकाल एक साथ बजी थी तो वे अगले कितने मिनट के पश्चात दोबारा बजेंगी? मैं कहूँगा 1008 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी, है ना। तो 1008 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। करके 50 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं, इनकी एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया है। करके यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया है तो कक्षा का कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित है? कितने लोगों ने भाग लिया है, कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 50 लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं और 40% लड़कियों ने भाग लिया है। तो मैं कहूंगा साथियों इसका 40% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा साथियों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 5 20, यानी कि 20 गर्ल्स लोगों ने ना साथियों क्या भाग लिया है। उसके बाद लड़कों की अगर बात करें, लड़के कितने हैं? 70 लड़के हैं और 70 लड़कों में से साथियों 50% लड़कों ने भाग लिया है, यानी कि मैं कहूंगा 35% लोगों ने, 35 लोगों ने साथियों भाग लिया है। बॉयज कितने हैं? 35 लोग हैं। तो इनको टोटल करिए जरा, कितना आता है साथियों? 55, यानी कि 55 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया है। तो इन 55 को प्रतिशत में बदलना है, नीचे क्या आ जाएगा? कुल बच्चे आ जाएगा। कुल बच्चे कितने हैं? 50 लड़के और 70, यानी कि 120 कुल मिला के लड़के हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, 20 से करोगे 20 पंजे और 20 छंग, है ना। इसको अगर आप साथियों करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा जरा, 20 पंजे और 20 छंग आपका हो जाएगा 6 से। अगर यहाँ पर अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 चंग 36, 6 7 6 नीम कितना हो जाएगा? 6 नीम आपका 54 हो जाएगा। एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, ये आपका हो जाएगा। अब 91 की गुणा साथियों 5 से करा लीजिए और एक पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लग गया 5 नीम 45, यानी कि लगभग 45.5 आपका आंसर आ गया है। 45.5 तो नहीं साथियों, कितना हो जाएगा? 46% लगभग, क्योंकि यहाँ पर लगभग पूछा गया था ना, तो साथियों 45.5 कह लो, 46 कह लो, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और आप लोग मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कहने के रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनीता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ी। यदि व्यापार में 1 वर्ष के बाद जो लाभ हुआ है साथियों वो 36,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो इनमें से वनीता का लाभ कितना है? देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, एक रमणी है, क्या एक रमणी है और एक कौन है साथियों? एक यहाँ पर वनीता है। अच्छा, रमणी ने 8,000 रुपए लगाए, कितने रुपए लगाए? 8,000 रुपए लगाए, और वनीता ने कितने रुपए लगाए हैं साथियों? 6,000 रुपए लगाए हैं। अब देखिए टोटल इन लोगों ने 12 महीने के लिए पैसे लगाए, यानी कि इस रमणी ने तो टोटल 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसे लगाए हैं, लेकिन ये 4 महीने के बाद आई है। तो जब ये मान लीजिए 4 महीने के बाद, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने छोड़कर आई है, तो ये अगले 8 महीने के लिए इसने पैसा लगाया होगा, क्योंकि साल के अंत में 36,000 का लाभ हुआ और आपस में बांट लिया गया। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया जाता ना, वो एक तरीके से उसका लाभ होता है। तो हम यहाँ से लाभ का अनुपात निकाल लें साथियों, एक बार देखिए 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, है ना। देखिए साथियों कितना हो जाएगा? 6 चंग 36, 6 42, 6 48 हो गया और 6 चौक आपका 24 हो गया। अभी भी ये कट सकता है, यहाँ पर साथियों 24 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, अभी भी कट सकता है। ये आपका कितना? ये आपका 12 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा, या भी साथियों कट सकता है। 3 दूना 6 और 3 चौक आपका 12। अच्छा, ये तो 2:1 आ गया, यानी कि कुल मिला के अगर रमणी को मिला है 2 तो वनीता को मिला है साथियों 1। कह रहे हैं कि अगर 3600 टोटल लाभ हुआ है तो वनीता का लाभ बताइए। वनीता का लाभ यहाँ पर 1 है, तो 1 आ जाएगा, नीचे इन अनुपात का योग आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1200 रुपए वनीता को लाभ के रूप में मिले हैं। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो क्लास आपको साथियों ये कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा मुझे।